वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं में एक साथ तुगयानी है, तीनों दरिया बिखरे हुए हैं। शहरी आबादियाँ हों, दही आबादियाँ हों, वो मुतासिर हो रही हैं। अब तक तकरीबन 830 के करीब अफराद जो हैं जाबाक हो चुके हैं। अरबों रुपये का नुकसान है। एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गई है। इसके साथ साथ जो दीगर जो मामलात होते हैं लाइफ स्टॉक, वो खासी मुतासिर हुई है। तो पाकिस्तान के जो मशरकी दरिया हैं इसमें पूरा मामला देखने को मिल रहा है। अब इस हुकूमत किस तरह से इसको नबर्द आजमा होती है, इसके साथ ये देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग खासा मुतासिर हैं। इस पर बात करने के लिए इस टाइम जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उसका तारुफ कराता चलूँ। अरशद एच अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं आबी अमूर के। डॉक्टर ज़ैनब हैं हमारे साथ मौजूद, माहिर माहौलियात हैं। कासिम पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आबपाशी हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। पीरज़ादा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक दिन में डैम्स नहीं बन सकते, लेकिन वाटर रिजर्वायर बनाने की ज़रूरत है। हर चंद साल बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल होती है, खासे लोग मुतासिर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, लोगों का जानी और माली नुकसान होता है। तो ये वाटर रिजर्वायर बनाना वफाकी सतह पे मामला है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे जिनमें माजी पे बातें होती रही, एक सियासत भी होती रही, कन्फ्लिक्टेड जो मामलात हैं, लेकिन जो सूबे अपने तय भी वाटर रिजर्वायर बना सकते हैं ताकि एक तो पानी, कीमती पानी उसका ज़िया ना हो सके और साथ सेकेंडली लोगों का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आबी ज़खायर बनने चाहिए, लेकिन आपको ना इसके ऊपर समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा इस वक्त फ्लड आया हुआ है वो हमारे ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर आया हुआ है जी। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो हमारे प्लेन्स में, कोई ये रॉक वाला या कोई पहाड़ी इलाके नहीं है कि जहाँ पे डैम्स बना दिए जाएं या उसके लिए कोई रिजर्वायर्स बनाए जाएं। आपको अगर उसका थोड़ा अंदाज़ा हो, आपके साथ पैनल के ऊपर माहिरीन भी हैं जो कि इस पानी के अमूर पे आपने तारुफ भी करवाया उनका, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। जितनी एक मेरी मालूमात है उसके मुताबिक रेत के अंदर, क्योंकि ये सैंडी एरिया है जो रिवर बेड्स हैं हमारे, वहाँ पे दुनिया में कहीं पे कोई इस तरह का डैम नहीं है। और हर दुनिया का अपने अपने जो है ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। ये जो इंडिया का और हमारे हालात हैं, जो ये उनके जो दरिया हमारे वाली साइड पे लगते हैं, इवन बांग्लादेश के हालात हमारे, एक तो ये सिल्ट लाते हैं। अच्छा, जो रिजर्वायर बनाएंगे वो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो क्या कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी वो हमें उतना पे बैक भी करेगा, उतनी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा सवाल ये है कि रावी और सतह ऊपर क्या हमें कोई उसके ऊपर कोई फंडिंग भी करेगा, क्योंकि इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत जिसको यूनिलैटरली उन्होंने पहले सस्पेंड किया है इंडिया ने, उसके तहत हमने ये दरिया इंडिया को दिए हुए हैं। तो क्या उसके ऊपर ये एडवाइजेबल है कि जिन दरियाओं के ऊपर अब रावी के अंदर ये जो पानी आया है ये 88 के बाद आया है, और जो हमारे पास सतलुज में लास्ट पानी आया था 23 में, वो तकरीबन 30 साल बाद आया था, 28 साल बाद। तो आप ये देखें कि उसके ऊपर ये क्या एडवाइजेबल है कि इसके ऊपर इस तरह की इन्वेस्टमेंट। चले अगर डैम्स नहीं बन सकते वहाँ पे, जो उसका टेरेन इस नोयत का है, तो वहाँ पे कोई और अल्टरनेट कोई सोल्यूशन हो सकता है ताकि जो पानी है वो इस तरह आकर डिस्ट्रॉय ना करे। जी, अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। जी 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 जी, मैं आपको वही कर रहा हूँ। तीसरा आपका सवाल था कि वहाँ पे जानी और माली नुकसान होते हैं। देखें, जब इन दो दरियाओं के अंदर जब पानी नहीं आ रहा था तो उसके नतीजे में ये हुआ कि हम लोगों ने ये समझा, पाकिस्तानियों ने, कि ये अब पानी तो इसमें आता नहीं, तो हमने उसके अंदर हमने अर्बनाइजेशन इस हवाले से कि लोगों ने पक्के घर भी बनाए वहाँ पे, इस हवाले से कि हमने दरिया का जो बेड था उस तक में हमने काश्तकारी शुरू कर दी। सरे दस्त जो हमारा रिवराइन फ्लड है, रेनफॉल जो है उसका, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो एक अलहदा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं रिवराइन फ्लड की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा इस वक्त तक दरियाओं में पानी है, माँ सिवाय उसके कि जिसमें हमें मजबूरी में ब्रीचिंग सेक्शंस अपने जो है कीमती असासों को बचाने के लिए हमने जो किया है, जो कि हमारे डैम्स हैं उनके बचाने के लिए जो ब्रीचिंग हमने ब्रीचेस किए हैं, जो कि थोड़ा एरिया जो है ना उसको इनंडेट करते हैं, तो वो हमने किए। उसके अलावा तो पानी तो सारे दरियाओं में इस अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रिवर प्लेन्स में है। लेकिन हैविंग सेड दैट,
वहाँ पे दरियाओं के अंदर जो आबादी थी, जो वहाँ पे लाइफ स्टॉक था, जो वहाँ पे फसलें थी, वो यकीनन ख़राब हुई हैं और उससे उनको उनको माली नुकसान हुआ है और हमारे पाकिस्तानी भाइयों का हुआ है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने ये फ़ैसला किया और आज उन्होंने एक मीटिंग ली है PDMA में, वहाँ पे मैं भी मौजूद। उसमें उनकी DC साहबान को और PDMA को ये हिदायत थी कि हमें कोई फ़ोन नहीं आए, हमें 1122 पे या हमें कोई बंदा हेल्पलाइंस पे फ़ोन करके नहीं कह रहा हो, हमने खुद रीच आउट करना है। और जो हमारे भाई बहनें हमारे जो पंजाब के शहरी जो कहीं पे जो है ना उसमें पानी में फंस गए हैं, तो हम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आप TV चैनल सब लेकिन पीर साहब जितनी बड़ी तबाही है उतने वसाइल हमें नजर नहीं आ रहे। हमने ग्राउंड के ऊपर पूरा खुद भी जाकर सूरत हाल देखी है, वजीराबाद में भी, सियालकोट में भी, लाहौर में भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए उस तरह से, क्योंकि वसाइल की भी कमी का सामना है। अब्बासी साहब आप ये बता दें, सर अभी उन्होंने बता दिया, निशानदेही फरमा दें कि किस चीज़ की कमी आपको देखने में नजर आई है ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। सर अभी भी उस तरह से बोट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के तबाह हो गए हैं, वहाँ से लाइफ स्टॉक को नहीं एवैक्यूएट किया जा सका, लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिल रही। सोदरा का इलाका वजीराबाद 2 दिन पहले हम वहाँ पे मौजूद थे, 8-10 डेड बॉडीज वहाँ पे मिली। बहुत सारे लोग वहाँ शिकवा कर रहे थे, अभी तक हमारे लोग डूबे हुए हैं, बॉडीज नहीं मिल रही वहाँ पे, लाइफ स्टॉक उनका बिल्कुल पानी के अंदर मौजूद पड़ा हुआ है। बहुत सारे मामला है जी सर। अनअटेंडेड डेड बॉडी पंजाब में एक भी नहीं रिपोर्ट हुई। 42 अमवात हैं, जिसके अंदर आज जो हमारी ये बिजली जो है, जो थंडरस्टॉर्म से जो 2 अमवात हुई हैं, कुछ अमवात हुई हैं जो हमारे स्ट्रक्चर गिरे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इतनी टोरेंटल बारिशें भी तो पाकिस्तान की तारीख में भाई कभी नहीं हुई ना। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उसका उस तरह का तो नहीं बना हुआ कि जो है एक 36 घंटे के अंदर 500 मिलीमीटर बारिश हुई है और 400 मिलीमीटर अगले घंटे में हो गई है। तो ये जो हमारा, ये भी कभी नहीं देखा गया कि जो जिस तरह पानी, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज है, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पहली बार गैर मुतवक्किल बारिशें हो रही हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई इसके सदेबाब के लिए, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो फिर आप चले, मैं आपको उसी जवाब दे रहा हूँ कि अगर 3 घंटे के अंदर 5 लाख क्यूसेक पानी बढ़ा है वहाँ पे, तो आप चले पीर साहब दीगर गेस्ट भी हमारे साथ है, जरा उनकी भी राय ले लेते हैं ना। आपने अपनी जो है बता दिया, जो सूरत हाल है आपने सारी उसको ग्राउंड की बता दी। अब्बासी साहब, दरियाओं पे वो बता रहे हैं कि ये जो दरिया है जिस इलाके में बह रहे हैं, यहाँ पे नहीं बन सकता, डैम नहीं बन सकता, तो किस तरह फिर इस पानी को मैनेज किया जा सकता है ताकि इतना जो हर चंद साल बाद सैलाब आता है लोग मुतासिर होते हैं? निज़ामी साहब, पहले मैं एक डिस्क्लेमर पहले दे दूँ जी। मैंने चूँकि काम किया बांग्लादेश में भी, चाइना में भी और सेंट्रल एशिया में भी जी। मेरा शायद 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें हो गया। एक जो आपने बात की ना क्लाइमेट चेंज, तो प्लीज़ पहले करेक्ट योरसेल्फ या साधु। पहली बात है, ये क्लाइमेट चेंज तो टर्म इंट्रोड्यूस हुई है अर्ली 60s एंड देन 70s। हिस्ट्री ये इस रीजन की, पाकिस्तान की, कि यहाँ पे फ्लड्स आते रहे 5,500 साल पहले भी। आपने नाम सुना होगा ज़रूर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, जो कि 5,500 साल पहले वाइप आउट हो गए। और इस पे काम किया था आर्कियोलॉजिकल एक्सीलेंस सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, और वजह फ्लड थे। इवन ब्रिटिश राज में बड़े फ्लड आते रहे, ये उतरे। ये 2010 का फ्लड आया, और उस फ्लड के बाद एक इदारा है जिसको मैं ज़्यादा ब्लेम उसको करता हूँ, उसका नाम है फेडरल फ्लड कमीशन, जिसने एक नई टर्म की। आपको पता स्पिन मास्टर होते हैं, मैं चूँकि नया भी रहा हूँ, जी क्लाइमेट चेंज है। तो प्लीज़ पहले तो बात ये क्लियर कर लें। अब आपकी बात का जवाब है, देखिए चनाब रिवर के ऊपर एक जो साइट है, जिसे कहते हैं चिनियोर डैम, ये गॉर्ज है। मेरे ख्याल में हमने भी कोई 3-4 दफ़ा विज़िट किया। ये 64 में आइडेंटिफाई हुई थी कि ये बड़ी साइट है, तकरीबन 1 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर हो सकता है। अभी तक फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कि देखिए जी आप और बड़े काम कर रहे हैं, इधर इस फंड को तो इस डैम को तो बना दें। एक बात कि ठीक है कि हमारे पास कोई वायबल साइट नहीं है, ना रावी पे, ना सतलज पे, एक्सेप्ट चनाब पे ये, लेकिन सीरीज ऑफ बैराजेस बन सकते हैं। और एक जो नेग्लिजेंस हुई है वो क्रिमिनल, यकीन करें कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, जो बार बार हम भी कहते रहे हैं। एक होती है रिवर रूट, रिवर जोनिंग। रिवर रूट, रिवर जोनिंग का मतलब ये है कि जो दरिया का रास्ता है, दरिया अपना रास्ता नहीं बोलता। जैसे इन्होंने कहा कि जी 1988 का वाकई बड़ा फ्लड था इसमें रावी में, फिर दूसरा सतलज में था,
वो डिमार्केट कर देते कि ये रिवर का रास्ता है, इसे नहीं छेड़ना। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, मेरे ख्याल में मैं शायद कल परसों एक स्टडी लॉन्च कर दूं। उसकी वजह ये है कि हम वाया सैटेलाइट मेजर करते रहते हैं। यकीन करें, हेड मराला से खाली 200 मीटर नीचे क्या डेरे बने हुए हैं और वो क्या क्या बना हुआ है। लेकिन मुझे देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मुझे नहीं पता कौन किसकी सोसाइटी है नहीं है। सैटेलाइट झूठ नहीं बोलते, और ये मेरे भी नहीं है, नासा के हैं। रावी रिवर के ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है गुज़िश्ता 10 साल में, और इसमें बहुत सारी स्कीम्स एलडी ने की हैं। मैं ये कहूँगा ज़रा मिनिस्टर साहब को कि कल बुलाएं ना डीजीएलडी को, और आप भी चीफ मिनिस्टर की, कि तुमने ये स्कीम्स कैसे अप्रूव की हैं। क्योंकि देखिए, रिवर के अंदर उसकी इंक्रोचमेंट करना इज़ अ क्राइम। हमारे साथ देखिए, बारिशें यहाँ ज़्यादा नहीं होती, बारिशें ज़्यादा इंडिया में होती हैं। बल्कि मैंने आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है, पॉइंट है चिरापूंजी, जो कि यहाँ पे आसाम में है। वहाँ 4000 mm होती है। बारिश दुनिया में और बड़ी होती है, मैनेज करना होता है, देखना। ठीक है, मतलब बारिश दुनिया भर में होती है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैनेज करना एक बड़ा काम है, और आपने बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी आपने 2-3 चीजें आइडेंटिफाई की है। जी, अब दूसरे गेस्ट को भी टाइम दे दें जरा प्लीज। 2-3 नहीं है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ज़ैनब साहब भी हमारे साथ। ज़ैनब साहब, एक दो राय आपने सुन ली। एक तो मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, मैनेज करना आसान नहीं था, और अब्बासी साहब ने बता दिया कि बारिशें दुनिया भर में होती हैं, मैनेज करना मतलब मुमकिन है। अब तो जितनी जिद्दत आ गई है उसके ज़रिए कर सकते हैं। बल्कि दरियाओं के ऊपर जो उन्होंने वे बताया कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता था, इंक्रोचमेंट बहुत सारे मामला थे। आप इनको कैसे देखती हैं कि ये आप माहिर माहौलियात हैं, ये इंक्रोचमेंट, ये सारे मामला अपनी जगह, क्लाइमेट चेंज, क्यों ये तबाही हो रही है पाकिस्तान में हर चंद साल बाद? जी, रिस्पेक्टफुली आई विल डिसएग्री। इन दोनों की आरा से पार्शियली मैं डिसएग्री करती हूँ। देखिए, मेसोपोटामिया में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, ये हर जगह पे सैलाब आते थे, उससे कोई डिनाइल नहीं है कि फिर इंडस वैली में भी आए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो डेकेड्स में आते थे, बड़े सैलाब तो मतलब काफी साल ले जाते थे। क्लाइमेट चेंज ने इन सारे इवेंट्स को ट्रिगर कर दिया, एग्जैसरबेट कर दिया, बढ़ा दिया है। अब जो सैलाब हम डेकेड्स में देखते थे, वो सैलाब आ रहे, हीट वेव आ रही है, टेम्परेचर आपका किधर चला गया। और जून में इस साल जो टेम्परेचर हमने देखा, वो टेम्परेचर होता है जो गर्मी का आलम होता है, जो हम अगस्त जुलाई में देखते हैं। नमी वाली गर्मी जून में पड़ी, जिसने आपके ग्लेशियाई झीलों को फाड़ना शुरू किया। नॉर्थ में 7 से 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर गया। इसके अलावा पूरी दुनिया में मतलब ये क्लाइमेट डिनायलिज्म को मैं काउंटर करना ही है, क्योंकि ये एक रियलिटी है। और हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो उनका बैलेंस है, वो 200 पार्ट्स पर मिलियन से 450 पार्ट्स पर मिलियन पे पहुंच गया है। और उसका मेजर रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, कोयला जलाना, फॉसिल फ्यूल। ये 7-8 ममालिक की अनचेक डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये एक नॉन फैक्ट है और ये बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अब जो पाकिस्तान में मामला हुआ है, क्लाइमेट चेंज से क्लाउड बस्ट हुए, ग्लेशियाई झीलें फटी, लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट, फ्लड का मामला हुआ। और हमने देखा कि और भी बारिशें मुसलसल हुई, और मौसम जो बे ऑफ बंगाल से मानसून का सीजन है, वो जल्दी एंटर हो गया। ठीक है, ये भी वेदर साइकिल है, पूरी डिस्टर्ब हुई है। इसको और भी साइंटिफिक प्रोसेस है जो क्लाइमेट चेंज ने ट्रिगर किए हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड डिजास्टर बड़ा है, इनकी बात से अब मैं फुली एग्री करती हूँ। जो दूसरा पॉइंट है, वो रिवर साइड पे इंक्रोचमेंट है, दरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है। और हैरत इस बात पे है कि हम हर दफा एनओसी कैसे इशू कर देते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि दरियाई रावी सूख गया, यहाँ कभी पानी नहीं आ सकता, तो हाउसिंग सोसाइटीज बना दें। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और फिर भी वो लोग उन डिपार्टमेंट्स में काम करते रहते हैं, फिर भी वो एलीट कैप्चर होता रहता है, चलता रहता है। अगर अभी भी इस चीज को हम नहीं सीरियस लेते, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट अपनी तरक्की दिखा सकती है जीडीपी में, क्योंकि सैलाब आपका जीडीपी बहा के ले जाता है। अपील करना दूर की बात, आपको राइट विंग गवर्नमेंट्स दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। आपका पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट कहता है डोमेस्टिक फंड बनाए, वो फंड बनाए, टैप करें लोकल रिसोर्सेज को, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले इन हाउस चीजें जो है खासी तब्दील होने की, वहां पे बेहतरी करने की जरूरत है, क्योंकि ये फिर एक हम मजलूम स्टेट का बयानिया दुनिया के बाहर बेचने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि इतने फैक्ट्रीज हैं हम लोग, कार्बन एमिशन में हमारा हिस्सा बहुत कम है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से सबसे मुतासिर ममालिक में टॉप 5 में हम शामिल हैं। तो दुनिया फिर इस चीज़ को बाय अप करने को तैयार नहीं है। पीरज़ा साहब, ये आपने दोनों दीगर जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय भी सुन ली है। अब नेदरलैंड है, फिलिपाइन है,
और दुनिया के कई इस तरह की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, लेकिन वहाँ पर हुकूमतों ने चीज़ें उस तरह से तब्दील कर ली, उस तरह के जो मुकामी जो मामला थे उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बना लिया। तो हम कब इस जानिब बढ़ेंगे? मतलब ये कह देना बारिशें हुई हैं, रूटीन से ज़्यादा हुई हैं, भारत ने पानी छोड़ दिया, ये इल्ज़ाम तो राशि, लेकिन नुकसान हो रहा है लोगों का। और जिस तरह मैडम ने बड़ी अच्छी एक और बात ऐड की कि आपकी इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही है। मैं मैडम की इस बात से 100% जो है इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी मईशत को ये दरिया बहा ले गए और हमारी जो है उस ग्रोथ रेट को जो है इन्होंने स्लो डाउन किया है, उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट डाला है। और मैं उनकी इस बात की भी जो है ना तायीद करता हूँ कि मेरी मालूमात मुताबिक, जितने मैं जानता हूँ, हमारे पास माहिरीन दोनों बैठे हैं, दोनों एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, क्लाइमेट चेंज एक जो है हकीकत है। हाँ, अब जैसे कि अब्बासी साहब ने फरमाया कि ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले सुनी थी 60s में, उससे जो है तब से ये है, तो हमने उसकी तैयारी क्यों नहीं की। ये भी बात मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि रिवर प्लेन्स के अंदर जो है उसका जो रिवर प्लेन एक्ट है उसके अंदर जो है वो आप नहीं बना सकते इमारतें, बिल्कुल दुरुस्त है। और जो उसके अंदर इमारतें बनी हैं या वहाँ पे कोई चीज़ें बनी हैं तो वो एक नेग्लिजेंस है। मैंने ये कतई नहीं कहा कि जो है ना गवर्नमेंट ने ये सोच लिया था या पंजाब गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि इन दरियाओं में पानी नहीं आएगा तो इसमें बना दिया जाए। मैं किसी पॉइंट स्कोरिंग और किसी के ऊपर जो है ना कीचड़ उछाले बगैर मैं जो है ना ये बात करूँगा कि ये फैक्ट्स चेक किए जा सकते हैं। जैसे अब्बासी साहब ने फरमाया कि जो है उस वक़्त किसने कहा था कि ये गंदा नाला बन गया है और इसके अंदर अब जो है मैं एक नया शहर में बात करूँगा। ये बिल्कुल रिवर प्लेन जो है उसको राइट ऑफ वे को जो है साफ होना चाहिए और उसके अंदर कोई रुकावट दरियाओं के लिए नहीं होनी चाहिए। चलिए ये गंदा नाला वाला बयान एक साबिक वज़ीर आज़म से मंसूब होता है, खान साहब से। उसके बाद अब उस पंजाब में हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो अभी कुछ इस तरह के इक़दाम हो जाएँ, चीज़ें अंडू हो जाएँ, क्योंकि ये मामला तो चलता रहेगा, चंद साल बाद कुछ ना कुछ दोबारा ऐसे हो जाएगा। जी, इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान आपने सुना है कि जो दरियाओं के किनारों के ऊपर और दरियाओं के रस्तों के ऊपर, आबी गुज़रगाहों के ऊपर किसी चीज़ की इजाज़त देना, कुछ बनाना, ये मुजरमाना गफलत हुई है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और इसके ऊपर बिल्कुल आपको काम होता नज़र आएगा। आज भी मैंने जैसे आपको पहले भी मेंशन किया है, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो ज़िम्मे लगा है वो यही है कि इस जो हमें ये जो एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है इससे हमने लर्न क्या किए, हमने इसके अंदर आगे क्या चीज़ें करनी है कि आने वाले सालों में अगर दोबारा ये फ्लड आता है और ये जो है क्लाइमेट चेंज के नतीजे में, क्योंकि देखें पहले फ्लड्स आते थे उनका जो है इंटरवल टाइम 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल था, लेकिन हमने सतलुज में 23 में भी फ्लड गुजारा है और आज 25 में फिर फ्लड में बैठे हुए हैं। तो वो बिल्कुल ठीक आपने कहा है, लेकिन उसके ऊपर हम काम करेंगे और जो इसका जो प्लेन्स हैं उसके अंदर बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ पे कोई इस तरह की ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की जाएं आबी राह गुजर से कि जिसकी वजह से जो है पानी बाहर। ठीक है, आइंदा इजाज़त भी नहीं देगी और पुरानी जो इंक्रोचमेंट है उसका खात्मा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामला आगे चलकर जो है मज़ीद गंभीर भी हो सकता है। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेंगे और काजिम साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ब्रेक के बाद दीगर कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में खासी इस टाइम तोगयानी है, कई अजला में देखने को मिल रहा है। मामला मुल्तान की जानिब आगे सैलाब बढ़ रहा है, वहाँ भी कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जो मामला हैं तबाह होते नज़र आ रहे हैं। अभी हमें सलमान नईम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी मुल्तान के ये हेड भी हैं और उसके साथ साथ रुकने पंजाब असम्बली भी हैं। इनको वेलकम करेंगे शो में। बस साहब, हम ये पूरा मामला देखते हैं, हमारे पास अगले 10 साल के लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, हम किस तरह उसको तरतीब दें कि जो हर चंद साल बाद एक सैलाबी सूरत हाल देखने को मिलती है। हम साल 2010 देख लें, 2014 देख लें, फिर 2022 में सिंध में एक बड़ा सैलाब आया और अब 2025 में पूरा पंजाब सामो जो कह लें कि डूबा हुआ नज़र आ रहा है। आदिल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इससे पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा इंजीनियरिंग तो एक्सपीरियंस शायद 35 ईयर्स का है, 36 का है, लेकिन मेरा क्लाइमेट एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस 60 ईयर्स का। मैं हाई माउंटेन में पैदा हुआ है, इवन अभी आपके प्रोग्राम के लिए नीचे आया हूँ।
मेरा नाम वो अरशद अब्बासी है जिसने एक ही इन्वायरमेंटल सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान में, वो थी प्रेक्टेटा फॉरेस्ट, जिसको कट किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट से जाके जीता था। नंबर 1, दिस इज एक्नॉलेज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। मुझे मेरे ख्याल में एक क्लाइमेट चेंज का सॉरी ऐड कर दूँ, सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर ग्लेशियर्स होते हैं। ज़रा बीबी को कहिएगा, ज़रा चेक कीजिएगा कि पीस पार्क, सियाचिन ग्लेशियर को पीस पार्क करने में कितना सक्सेस हुई है और कितना हिमालयन ग्लेशियर्स के लिए काम किया। एक नंबर 2, ये जब बात पाकिस्तान में कहते हैं ना, ये स्टडी लोग पढ़ते नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज में जो इंटरफेरेंस हो रही है वो है एयर पोल्यूशन। आज सेंसर लग चुके, मैं आपको भेजता हूँ लेटेस्ट डेटा आज का कि पाकिस्तान में कराची में कितनी एयर पोल्यूशन है और इस्लामाबाद में कितनी एयर पोल्यूशन है। कराची शायद 5th पे, इस्लामाबाद ये सॉरी लाहौर जो है 16th पे। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो ज़रा देखें पाकिस्तान में जो है ना, इसकी कंप्लीट स्टडी ये ज़रा बीबी को ये चेक कीजिएगा, यूएन में शेयर की जा चुकी है एंड और आगे शहबाज शरीफ को भेज दिया। नंबर 1, हम अभी तक जो पेट्रोल है वो यूरो 2 इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंडिया यूरो 6 पे आ गया। आदिल, मुझे नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये वो बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे LPG पे हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं। यहाँ आपने मुल्तान के कोऑर्डिनेटर लिए, आज से 4 महीने पहले एक LPG के सिलेंडर में, सॉरी बाउजर में मिक्स कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड और वो ब्लास्ट हो गया। हमारे पेट्रोल में जो मिलावट होती है वो मिलावट इस लेवल की होती है कि शायद दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है। पहले हम बहुत ज़्यादा क्रॉस डायलॉग इंडिया से होता था, जाते भी थे और वहाँ कहते थे कि जी पोल्यूशन आपकी वजह से। आज आप चेक करें एयर पोल्यूशन लेवल अमृतसर का, जलंधर का, जितनी नेबरिंग सिटी है, हमारा कम है। हम वी आर द कल्प्रेट, हम ये काम कर रहे हैं। अब आपने दूसरी बात की कि जिसका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए जी। आदिल, बात सुनिए, एक बड़ी है, शायद लोग नाम लेना पसंद ना करें। अगर लेट्स से कालाबाड़ डैम बना होता, ये 92 में अगर लेट्स से ऑनलाइन आ जाता तो आज पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज ना होती, ना हम LNG लेके आते। LNG की वजह से अभी देख रहे खुद गवर्नमेंट ने किया कि $54 बिलियन का लॉस हुआ है। अभी शहबाज शरीफ और जा रहे हैं कतर में रीनेगोशिएट करने के लिए। वजह क्या हुई है? अगर कालाबाड़ डैम बना होता है तो जो बिजली हमने पानी से बनानी थी वो हमने गैस से बनाई, IPV आ गए, ये आ गए, ये भी किसी तरह के चले इसकी अफादियत या इसके नुकसानात एक अलग से डिबेट है, इस पर सियासत भी होती रही है, सूबे भी आगे आमने सामने रहे हैं, इससे सियासी जमातों का भी अलग से एक मौक़िफ़ रहा है। चलिए एक मुतनाज़ा चीज़ होगी अब्बासी साहब, लेकिन अगर आगे बढ़ना है इस तरह के कुछ और मंसूबे भी हो सकते थे, कोई और भी ऐसी चीज़ हो सकती थी जहाँ पे पूरी कौम जो है, तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो एक पेज पे होते हैं, उनको आगे बढ़ा लिया जाता। चले ये सलमान नईम साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे मुल्तान की तरह पूछ लेते हैं इनका जवाब। देखिए आदिल, जवाब चले मुकम्मल करें भाई साहब। जी भाई साहब। आदिल, हमारे पास अखौरी डैम की साइट है, बादशाह डैम जो है बेशक अभी आपको दो कि 2007 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है, अभी प्रोग्रेस 16% है, इसको पेश कर सकते हैं। मेहमद डैम जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको तेज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ख्याल रखें कि एक होता है वायबल साइट, हम हर जगह नहीं बना सकते। छोटे डैम चकवाल में और इस यहाँ पे पिंडी में बना सकते हैं, या सिंध में बलूचिस्तान, यस वहाँ पे वायबल है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं रहेंगे आपके नेशनल वाटर ग्रिड के साथ। साइट्स कम है हमारे पास, तो गिनी चंदी कोई साइट है। हाँ यस, कद्दू के पास साइट्स है बनाने। लेकिन एक मैं वार्निंग दे रहा हूँ यहाँ पे सबको, जब ये मैं डिबेट कर रहा हूँ ना आजकल के डैम बनने चाहिए, पता नहीं किसने किया। आई थिंक इंडिया दे आर थिंकिंग वेरी सीरियसली कि यार ये देखो वाकई ये हमारा नैरेटिव बढ़ा रहे हैं, हम इनको चनाब के डैम बना के देंगे जेलम के ऊपर और सिंध के ऊपर। लेकिन एक बात यहाँ मैं आज कहूँगा, मेरी चूँकि इंडिया में भी काफ़ी दोस्त हैं, जब मोदी साहब कह रहे थे कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट रन टुगेदर, आज मोदी साहब को मैसेज चले आपके चैनल के जरिए कि पानी रोक सको तो रोक लो, रोका है आपने। ये एक नेचुरल फ्लो होता है, बिल्कुल ये पानी ये रुकता नहीं है, इतना आसान नहीं है रोकना। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, शाहपुर डैम पे 0 पानी आएगा। बिल्कुल आदिल, ये जरा पैगाम लाउडली दे देना यार हमारे नेबर। चले ये पहुंच गया जी, आपका मैसेज डेफिनेटली पहुंच गया। सलमान नईम साहब, मुल्तान जो है पानी हिट करने जा रहा है तरीमू के बाद, वहाँ पे किस नोयत के खतरात हैं और सेकेंडली इकदाम क्या कर रखे हैं आपकी गवर्नमेंट ने वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने अपने शो पे मुझे लिया। बिल्कुल मुल्तान जो है वो इस कुदरती आफत से पीर वाले दिन सुबह जो है वो नबर आज़मा होना जा रहा है। और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो 30 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाए गए हैं, ज़िले हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, जिसमें 2700 लोगों को
अब तक अकोमोडेट किया जा चुका है। वहाँ पर हर किस्म की सहूलियात हम उनको दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं उनके। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ा इशू रहता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स, टॉयलेट्स जो है वो क्योंकि ख़वातीन भी होती हैं तो जो है वो रिमोट टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया गया है। जानवरों के लिए जो है लाइव स्टॉक उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता था हमेशा। अब उनके लिए भी स्पेशल जो है वो रिलीफ कैंप्स में डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद फिर उनको सुबह दोपहर शाम का खाना बड़ी अच्छी क्वालिटी का जो है उनको वहाँ मुहैया किया जा रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक कुदरती आफत है। हमें एक कौम बनकर इसको हमें फेस करना है। हमें सियासी पार्टीज़ में, फ़िरकों में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में बन के इसको फेस नहीं करना, हमें एक कौम बन के इसको फेस करना है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो खैरियत रखे। एक टेक्निकल कमेटी भी बना दी गई है। अगर जो है वो पानी एक्सीड करता है एक लिमिट से तो फिर हम जो है वो शेरशाह भी और हेड मोहम्मद वाला में भी हमने उसको ब्रीच करने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया है। अच्छा सलमान साहब, कितना पानी मुल्तान से गुजरने की गुंजाइश है? आप लोगों का डेफिनेटली डाटा होगा, आपने सारी वहाँ पे तैयारी कर रखी है। जो आदादोशुमार पीछे जो गेज है उसके मुताबिक 8-9 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है, इससे भी बढ़ सकता है। इतना पानी गुजर जाएगा यहाँ से? क्योंकि माजी में इतना पानी जब भी वहाँ पर आया तो खासी तबाही हुई है वहाँ पर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि 2010 के फ्लड में जब 7,40,000 क्यूसेक जो है वो यहाँ से गुजरा तो उसने बड़ी तबाही की थी। मैं समझता हूँ कि पानी एक दफ़ा गुजर जाता है उसके बाद अपनी तबाही छोड़ जाता है। ये 2 दिन का मामला नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरा उनको जब फैसिलिटेट करना पड़ेगा हमें एज अ कौम भी। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मुखय्यर हज़रात से भी अपील करता हूँ कि ये गवर्नमेंट का तो इशू है ही है, लेकिन हमें इस टाइम हर चीज़ छोड़कर जो है वो फ्लड जो है वो अफेक्टीज़ के साथ खड़े हो जाना चाहिए और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमें जो इक़दाम करने पड़े हमें, मैं समझता हूँ कि हमें एज आ नुमाइंदा, पब्लिक के नुमाइंदा होने के नाते भी और अल्लाह ताला ने जो हमें नवाजा हुआ है उसके नाते भी हमें बिल्कुल उनके साथ खड़े होना चाहिए। और मैडम CM की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स, पार्टी के नुमाइंदे, जितने भी लोग जो हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वहाँ पर एरियाज़ में पहुँचें और जो है ना उनके साथ खड़े हों और जो उनको मदद की ज़रूरत है हम उनके लिए हाजिर हैं। ठीक हो गया, मतलब डेफिनेटली एक नेशनल डिजास्टर बिल के से निकलना है, नबर्द आजमा होना है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि अब क्या पॉलिसीज़ अपना सकती है ख़ुसूसन हुकूमतें? जो है शिकवा हम करते हैं, क्लाइमेट चेंज है, कार्बन एमिशन है, बहुत सारे मामलात हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी जा रहे हैं और चीज़ें बेहतर करने की जो है बढ़ रहे हैं उस जानिब। लेकिन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म कौन से ऐसे काम हैं जो फौरी तौर पर होने चाहिए ताकि उसके नताइज निकलें और जो आफात आती हैं इससे हम बच सकें? बिल्कुल मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन आपको पता है कि क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, वाटर ये डायनामिक सब्जेक्ट है। डायनामिक का मतलब होता है कि जो चीजें हम अब देख रहे हैं ये हमने पहले कभी नहीं देखी। सो इसमें किसी का 60 साल 100 साल एक्सपीरियंस नहीं काम किया, इसलिए अब हमें आगे चेंज चाहिए, वो वे फॉरवर्ड चाहिए जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सके। अगर इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस काम करते तो हमारे मुल्क के ये हालात नहीं होते जो आज हम देख रहे हैं। सो एंड आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट, क्योंकि हमें वो चीजें देखनी है जो काम करेंगी। सो इसमें सबसे पहले आपका जो आपको इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी है। पंजाब में रिवर एक्ट मौजूद है, उसका निफाज करें। इसके अलावा आपको डेटा इंटीग्रेशन करनी है। जब हमने दुनिया को बताना होता है ना अपना केस, तो हम पहले अपना घर ठीक करते हैं, उसमें चीजें इन्फोर्स करते हैं, इन्फोर्समेंट के बाद डेटा निकालते हैं, फिर लेवल पे जाके बात करते हैं। आपका नेशनल क्लाइमेट फंड बनना चाहिए था पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत, ताकि आपको बार बार ये सैलाबी सूरत हाल में इमरजेंसी कैश ना वो फंड्स नहीं लॉन्च करने पड़ते जब आपके डोमेस्टिक रिसोर्सेज टैप हो रहे होते हैं। 2022 के सैलाबों में पाकिस्तानी अवाम ने 200 अरब रुपया जनरेट कर लिया था। $10 बिलियन की प्लेज हुई थी इंटरनेशनली, जो आज तक हमें पूरी नहीं मिली, सिर्फ 24% मिली है। आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको लिंक करें क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोग्राम्स के साथ। और ये जो किसान, जो ज़राअत आपकी तबाह हो रही है, इंश्योरेंस स्कीम निकालें, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को लगाएं। इसके अलावा आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल अडेप्टेशन प्लान की जरूरत है। वहां पे देखें आपके शहर की वल्नरेबिलिटी क्या है। देखें केपी में अगर करक में ड्राउट का मसला है, चारसदा में फ्लड का मसला है, लाहौर का इशू दरियाई सैलाब है, बाकी इलाकों का इशू और है, तो वो वल्नरेबिलिटी की बेसिस पे
आप अडेप्टेशन प्लानिंग करते हैं, लोकल लेवल से कम्युनिटी सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होती है। इसके अलावा आपने क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी निकाली है, जिसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिठाएं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स बिठाएं और उनको बताएं कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं ये डिजास्टर्स है, हमें अपने मुल्क में डिजास्टर नहीं करना है, क्योंकि ये सेक्टर आपके मुल्क में जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको इकोनॉमिकली भी तरक्की करनी है। आपका उड़ान पाकिस्तान का विजन है जिसमें आप एनवायरमेंट को एड्रेस करते हैं, तो उस विजन को लेकर मतलब इन्फोर्स करें ना, आपका वे फॉरवर्ड क्या है। और ये मनसूबाबंदी अगली 20 साल 50 साल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, कि कोई भी गवर्नमेंट आए, चेंज हो, ये पॉलिसी एंड प्लानिंग की इन्फोर्समेंट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। सूबों को बिठाएं, पूछें उनसे कि कहां इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं कि आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, आपकी पॉलिसी में अगर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है तो हम इसी तरह के हालात से दो चार होते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। सो सूबे अकाउंटेबल है 18वीं तरमीम के बाद। और इसके अलावा आपकी जैसे वाटर अपॉर्चनमेंट एक्ट है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रोहतकोई का पोटेंशियल आपका 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल जाया होता है, उधर आगे चेक डैम बनने चाहिए, छोटे रेजर्वॉयर्स बनाए ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, स्टोरेज हो सैलाबी पानी की, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज जो आपको स्ट्रैटेजाइज करने की जो आपने सबसे अहम बात की वो ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पे मतलब बैठना होगा, सूबे हो वफाक हो, मिलकर इसके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस भी करें और कोई मिलकर जो है प्लानिंग करें। अब आज सब एक तो हम देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है वो एम्पावर्ड हैं कि वो अपने तौर पर डिसीजन ले सकते हैं, अपने तौर पर रिजर्वायर सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। सूबे अपने तय क्या ऐसा करें और वफाकी हुकूमत अपने तय क्या ऐसा करे, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ जो है अपनाएं ताकि जो वाटर मैनेजमेंट है हमारी उस पर बेहतरी हो सके। आदिल, पहले मैं इससे पहले बात करूँगा, आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड दिस टॉपिक कन्वर्सेशन। पहली बात है कि आज से 1 साल पहले रिपोर्ट शेयर की कि सबसे ज़्यादा हमारी कार्बन एमिशन कहाँ होती है। नंबर 1 इज़ एक्चुअली बेसिकली अब पावर सेक्टर आ गया। तो पावर सेक्टर में देखें, बात यह है कि मैं सलाम करता हूँ पाकिस्तान के उस गरीब बंदे को जिसने कहा दिया नो टू ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी और उन्होंने सोलर लगाए। जब सोलर लगा रहे हैं तो आप देखें कि अब आपका 2014 में ये जो जितनी भी गैसें हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेवल कम हो रहा है। ये डाटा सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ परसों एक ऑपरेट था कि अब देयर इज़ टाइम के हमारे पास सरप्लस बिजली, क्योंकि मेरा पावर सेक्टर जो मेरा कोर वो है, हमारे पास 46,000 मेगावाट है। इट इज़ टाइम कि जितनी भी जो ट्रैक है पेशावर से लेके कराची तक, इसको हम कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रीफाई कर दें, जैसे लाहौर से पहले खानेवाल था। भी आपने चीज़ें इस्तेमाल करी आगे ये वाली हैं। दूसरा, इट्स सो बैड, इट्स टेरेबल कि हमारी जितनी मीथेन इमिशन है और वो किस में है, वो हमारी गैस पाइप में, इसे कहते हैं UFG। आपने सुना होगा कि जी हमारे गैस नेटवर्क में हमारा कितना सिंध में, बलूचिस्तान में तकरीबन 23% है और यहाँ पे 24% है, 16 है। हमने इसको प्लग करना है। और सेकेंडली, अगर ये जो हर पर्सन, वो बंदा जो लगा हुआ है क्लाइमेट चेंज को टू मेकिंग इट बिजनेस, इट्स अ पैशन। ये आपका रिलीजन होना चाहिए, पैशन नहीं होना। ये वो नहीं है कि फ़लाँ फंड लाए, फ़लाँ फंड लाने। सर, आप पाकिस्तान में अगर करना चाहें तो आप कहते हैं तो बड़ी रिसेंटली आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। अब हमें पाकिस्तान में जितने भी जो बर्नर हैं वो सारे किस पे होने चाहिए, वो बिजली पे होने चाहिए, ना कि गैस पे और ना पे LPG पे। ये तरीका है इसको एड्रेस करने का। हेयर काउंट द एक्सपीरियंस। आप वो क्या कहते हैं, वो मनु भाई की सोरी नज़म थी, पता नहीं आप पोलिए मंजे तू की जाने अनारकली शाने, ये बड़ा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है। और सोरी कहते हैं देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ दैट। और फिर मैं इस पे बात कहूँगा, लेकिन एक मैं छोटी सी बात और भी कर दूँ, छोटी सी आदल जी। हाँ, हमने ज़ाहिर है पाकिस्तान भी और भी दुनिया बड़े बदल गई। एक बात होती है जी क्लाइमेट चेंज रिजिलिएंट कम्युनिटी है दिस। मैं हैरान हूँ, पंजाब के कच्चे के डाकू और सिंध के, ये कभी इन्होंने किसी से हेल्प नहीं मानी। हाउ दे एड्रेस द फ्लड इज अमेजिंग स्टोरी, ये भी देखना चाहिए। एक बात जो डैम की इसमें बीबी ने बात की, देखिए एक बात जो बड़ी प्रपोजल थी पहले, हमें सतलज पे, रावी पे और इवन चनाब पे बैराजेस ज़्यादा बनने चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज। हेयर आई एग्रीड कि यस, जब बैराजेस होंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। अदरवाइज इन्फिल्ट्रेशन स्पीड बड़ी कम होती है और बड़ी देर लगती है। अब ये तो एक बड़े देखिए, जब ये ऐसे कोई भी इवेंट आता है तो ऐसे एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। जैसे एक बंदा आ गया हुआ है, कहता जी डैम्स की ज़रूरत ही कोई नहीं है, हम ऐसे करते हैं कि सारा पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट करते हैं।
नीचे पानी में जज़ब करने में कितनी देर लगती है, ग्राउंड के ऊपर एक गिलास पानी फेंक ठीक ये आपने बड़ी अहम बात की है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि डिफरेंट नोयत की इस पे बातें भी होती हैं, फार्मूलाज भी पेश किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव वही हम बात कर रहे हैं ना कि तमाम स्टेक होल्डर आए और कुछ कंस्ट्रक्टिव जो है इसके ऊपर डिबेट भी हो सके, बात हो सके, क्योंकि इफेक्ट जो है बिलाखिर हर चंद साल बाद प्यारा पाकिस्तान। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि खासे पंजाब के जो अजला हैं वो हालिया सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, बल्कि आज नाज़रीन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि जो खसूसन वो अजला जहाँ पर खासी तुग़यानी है वो बारिश से भी मज़ीद भी मुतासिर हो रहे हैं। सलमान साहब, मुल्तान में भी आज बारिश हुई है, गिरदो नवा में भी खासी बारिश हुई है, तो इंतज़ाम तो आप बता रहे हैं कि आपने इंतज़ामी कर रखे हैं। ये पूरे साउथ पंजाब की अगर हम बात करें, जहाँ जहाँ से गुजरना है इस सैलाबी रेले ने, तो वहाँ के लिए वसाइल काफ़ी हैं आप लोगों के पास कि हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत से मज़ीद भी कुछ मुतालबा करेंगे? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत इसको पूरे साउथ पंजाब में, पूरे पंजाब में इसको देख रही है और वसाइल की कोई कमी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वसाइल की कमी होनी भी नहीं चाहिए। ऐसी आफत से हम उसको फेस कर रहे हैं। आज बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि मुल्तान में भी और गिरदोनवा में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर का भी बहुत हिस्सा जो है वो डूब चुका है। क्योंकि पहले जब बारिश होती है नॉर्मल डेज़ में, तो वासा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी तमाम ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बारिश के जो है पानी है उसकी निकास के लिए जो है वो उस मुतहर्रिक हो जाती है। लेकिन अब सारी की सारी जो है वो इंतज़ामिया हमारी परसों जो सैलाब आ रहा है सुबह, उसको फेस करने के लिए एक्टिविटीज़ अपनी कर रही है, और जो लोग दरियाई बेल्ट पे रह रहे थे उनको फैसिलिटेट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज बड़ा लोगों को, शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा जब पूरे शहर में जब बारिश हुई, उसके बाद ट्रैफिक का जो है वो फ्लो बिल्कुल रुक गया और ट्रैफिक जैम हो गई। तो हमें मैं समझता हूँ कि डबल मुश्किल से गुजरना पड़ा, लेकिन कुदरती आफत है। इंशाल्लाह हम मिलजुल कर इसको फेस करेंगे, और इंशाल्लाह इस कौम ने हमेशा मुश्किल में भी और खुशी में भी इकट्ठे होकर टाइम गुजारा है, और ये एक और मुश्किल जो है इस कौम पे आई हुई है। आगे इस पानी ने सिंध में भी जाना है, और उसके बाद दरियाए पंजनत के बाद जब दोबारा सारे दरियाओं का पानी इकट्ठा होना है, तो सिंध में भी बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि तबाही का इम्कान है। अल्लाह ताला इसको कम से कम रखे, बल्कि ना करे, लेकिन जो है वो हमें उसको भी फेस करना है। हमें पूरे पाकिस्तान की फ़िक्र है। पंजाब जो है वो इंशाल्लाह अपने शहरियों की मुकम्मल हिफाजत करेगा, वसाइल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, वसाइल की कमी नहीं, लेकिन जब अपने सिंध की जो बात की, सिंध से हम बहुत सारे लोगों को सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम डिस्प्लेस होंगे, लेकिन उसके बाद अपने इलाकों में आकर दोबारा बस पाएंगे। एक बहुत बड़ा खदशा वहाँ पे पाया जाता है। हम देखते हैं अमूमन जो दरिया के बेट के इलाके होते हैं, लोग नकल मकानी के लिए उस तरह से रेडी नहीं होते, उनका इमलाक, उनके जानवर, उनका बहुत सारे मामला वहाँ पर उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से बाद में फिर अमवात में सारा मामला भी देखने को मिलता है। तो अब वहाँ से आप जहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं, लोग बासानी निकल रहे हैं कि वहाँ खदशात पाए जा रहे हैं, लोगों को निकलना नहीं चाह रहे, इंक्रोचमेंट भी बहुत एक बड़ा मसला वहाँ पे होता है। जैसे लाहौर में हमने देख लिया कि लोगों ने दरियाई इलाके के अंदर अपनी फसलें काश्त की हुई हैं, घर बना रखे हैं, पक्के घर बना रखे हैं, वो भी एक बड़ा मसला होता है। जी, मुल्तान में बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि पंजाब में और पूरे KPK में पहले ये आफत क्योंकि फेस कर रहे हैं, और नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो नुकसानात हुए हैं उनको जब देखने का मौका मिला सब लोगों को, तो मुल्तान में हमें बहुत कम जगहों पर ये चीज़ फेस करने को मिली कि कोई नकल मकानी के लिए तैयार नहीं है और अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लोग पहले से तैयार थे, और मैं मुल्तान के लोगों को जिनको इस आफत को फेस करना पड़ रहा है और अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, मैं उनको भी जो है वो इसमें अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने भरपूर जो है ताउन किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और इक्का दुक्का जो है वो इस तरह को देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, मतलब ओवरऑल सिचुएशन आप कह रहे हैं कंट्रोल में है, लेकिन एक बड़ा रेला है और खुदा ना खासा उससे जो है तबाही और मामला हो भी सकते हैं, लेकिन साहब हो जो इंतजामिया उसने तैयारी चले अच्छे से कर रखी है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हम गैर मुल्की सरमायाकारों को, गैर मुल्की अदारों को हम कैसे माइल कर सकते हैं पाकिस्तान में, जो क्लाइमेट चेंज से खासा मुतासिर है, मौसमाती तब्दीली, ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह आके कौन से मनसूबे ऐसे शुरू होने की ज़रूरत है आलमी सतह पर, जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट हो सके, जिससे ये मामला बेहतर हो सके और बेहतरी आ सके हमारे इन्वायरमेंट में?
देखिए, इसमें दो तरह के फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि पाकिस्तान को खुद पहले कुछ ऑन ग्राउंड चीजें ठीक करनी है, खासतौर पे डेटा इंटीग्रेशन। में बार बार बात करती हूँ कि देखिए, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं ना भारतीय आबी जारियत की भी, तो एक हम लाइव डैशबोर्ड बना दें जिसमें हम बताएं ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमने पोटेंशियल है, ये पानी आ रहा है, ये बारिशों से तबाही हो रही है, एक्सेट्रा। जैसे हम 2022 में लेकिन ये पानी के हवाले से डैशबोर्ड बना हुआ है, मतलब एनडीएमए उसको पूरा ऑपरेट कर रहा है, महकमा मौसमियात उसको ऑपरेट कर रहा है, मतलब डैशबोर्ड है। नहीं, जी, मैं उस डैशबोर्ड की बात नहीं करी, मैं उस डैशबोर्ड की बात कर रही हूँ कि एग्जिस्टिंग अप टू डेट डेटा अराउंड के कितने प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, कितनी पाकिस्तान की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है डोमेस्टिक रिसोर्सेज की कि जो वो टैप कर सकते हैं। यही बात मैंने पहले भी किया है। ये डैशबोर्ड जो डेटा इंटीग्रेशन है ये बहुत जरूरी है। आपके पास ग्राउंड लेवल डेटा इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। वो कब आता है? जब सूबे अपनी अकाउंटेबिलिटी देते हैं और डेटा देते हैं। सो उसकी बेसिस पे फिर अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया 2022 के सैलाबों के बाद 200 अरब पाकिस्तान ने जनरेट कर लिया था, तो दुनिया को बताया कि इतना हमने कर लिया, इतना हमसे मैनेज हो पाता है, इतनी हमारी कैपेसिटी है। अब हमें इस मजीद कैपेसिटी के लिए, टेक्निकल कैपेसिटी के लिए, मजीद उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है। और फिर प्रायोरिटाइज करें कि किन एरियाज में हमें प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अडेप्टेशन करनी है तो किसके साथ अडेप्टेशन करनी है, वाटर में, एग्रीकल्चर में, किधर करनी, कम्युनिटी लेड अप्रोच लेनी है, क्या करना है, ये प्रायोरिटी एरियाज। और इस पे बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बना। बैंकेबिलिटी क्या होती है और सस्टेनेबिलिटी की, जब आप प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करते हैं लोकल, और आप लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंगेज करके प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, और वो उसके पूरे ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के साथ आप इन्वेस्टर को देते हैं, इन्वेस्टर से बात करते हैं लेवल पे बैठ के, तो इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करता है। उसको गारंटी चाहिए होती है डेटा की बेसिस पे और अकाउंटेबिलिटी। दैट इज व्हाट इज मिसिंग। इसके अलावा जब आपने ग्लोबल फोरम्स पे जाना है, जैसे कि कॉप आने वाली है, उस पे जरूरी है कि पाकिस्तान दुनिया की हिपोक्रेसी खोल के सामने रखे कि 2022 के बाद से अब तक ये दुनिया ने हमारे साथ किया और ये हो चुका है। जो क्लाइमेट चेंज है उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन कम है, वहां पे नैरेटिव चेंज करे, डेटा दे कि ये मामला तो हो रहे और ये दुनिया क्लाइमेट फाइनेंस जो 8 ममालिक ने क्लाइमेट चेंज किया है वही क्लाइमेट फाइनेंस जो है सारा खा रही है। तो हिपोक्रेसी खुल के बयान करे, बेशक ब्लॉग्स पे जाके बात करे, आप ग्लोबल साउथ को लीड करे, हमें कोई मसला नहीं है। हमने आराम से बात करके देख लिया और हमें कुछ नहीं मिलता, ना लॉस एंड डैमेज फंड मिलता है, ना अडेप्टेशन फाइनेंसिंग में हमारे पास कुछ आता है, कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए आप दो टोक करने की बात है, और वो तभी होगी जब पाकिस्तान के पास अपना डेटा प्रॉपर होगा उसके हाथ में कि व्हाट इज हैपनिंग और कहां प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप अपना जो केस है वो अच्छे से बिल्ड करने की दुनिया के सामने ज़रूरत है। अब्बास साहब, आखिर में ये बता दें कि पूरा मामला हो गया गैर मुल्की सरमायाकारी, क्योंकि अंदरूने मुल्क देख लें, हमारी जो माली हालात हैं, जो इकॉनमी है, उतने वसाइल हमारे पास मौजूद नहीं है क्योंकि इस तरह इस नौईत के इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, बेहतरी कर सकें। हर चंद साल बाद सैलाब, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो किस तरह हम दुनिया को राग़िब कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आकर जो इन्वेस्टमेंट हो सके, ख़ुसूसन जो मामलात माहौलियात को लेके हैं, इनकी बेहतरी हो सके? आदिल, आपने मुझे बुलाया है तो मेरा काम उस डॉक्टर की तरह है कि जो बिल्कुल प्रोफेशनल ओपिनियन देगा। इफ़ आई प्रूव रॉन्ग, मुझे हैंग भी। पहली बात यह कि प्राइम मिनिस्टर खुद स्टेटमेंट आई है कि जी 2022 के फ्लड के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ये अन रिकॉर्ड है। एक बात बीबी कहती हैं डाटा, कौन सा डाटा चाहिए, इवन रियल टाइम डाटा GH और ग्रीन गैसेज एमिशन का अब सेंसर लगे अवेलेबल है, और इससे पहले भी जो डाटा यूरोपियन मेंटेन करे, डाटा सारा को मिल गया। एक बात, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक ये आखिरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। जब फ्लड 2022 के आए तो इन्होंने डच एक्सपर्ट्स को बुलाया। डच एक्सपर्ट्स ने कहा कि देखें, आपने 600 बिलियन रुपए खर्च हो चुके हुए हैं पाकिस्तान में फ्लड मिटिगेशन स्ट्रक्चर पे। आपको शायद याद नहीं है डिस्कशन में, आपको अभी उस पर बात ही नहीं हुई। जब फ्लड आए थे 1973 के, तो 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बनाई फ्लड कमीशन, ये भी नाम सुनिया होगा। ये अभी तक कोई 600-700 बिलियन खर्च कर चुके हुए हैं, और मैं आप उस पर से बात करें जो नैब में भी रहा है, मैंने अभी छोड़ा है। डच कंसल्टेंट ने ये कहा है कि जी आपके जो लोग हैं इनको तो बंद जैसे टूट गया, इनका डिज़ाइन बनाना नहीं आता, वो वेलोसिटी साइट स्पेसिफिक ग्रेडियंट के होता है। और एक बात बड़े अफसोस से दिल रोता है कि इनमें क्लाइंबिंग फंड नहीं चाहिए। हमारा सक्कर बराज, कोठी बराज और गुद्दू बराज में 20% गेट ही बंद थे बराज के। जब बराज के गेट बंद है, पानी राइट और लेफ्ट जाएगा। पहले हमने अपना खुद ठीक करना है, किसी से क्या मांगना, ये क्या बात कर रही हैं किसी से।
अपना ये कहते हैं बेस्ट यूटिलाइजेशन मनी, वो कभी हमने की है यार। बड़े अफसोस की बात है, आप बात डैम की बात कर रहे हैं तो आपको कहता हूँ कि 2006 में मुशर्रफ ने इनॉग्रेट किया था बादशाह डैम, वो अभी 18% है, जबकि मंगला डैम 10 साल में बन गया था और अभी इसको पता नहीं कब तक आएगा क्योंकि उसकी फंडिंग नहीं है। मेमन जो है हमारे पास, तो मेमन का वो भी स्लो पीस में है। काम हमने खुद करना, और पहले ये वही बात है कि पहले कोई बात बनी नहीं है और पहले आगे चले गए। मैं एक आखिरी बात कहूँगा, एहसन इकबाल हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर है, वो आप बड़ी बात है रौनक पाकिस्तान की, और मैं अभी भी नहीं कहा, इन्होंने 2000 जब आए प्लानिंग मिशन तो इन्होंने बनाई विजन 2025, आप देखिएगा उसमें लिखा था कि पाकिस्तान टॉप इकॉनमी होगा, उसमें आप लिखें जो क्या क्या तराने पड़े गए थे। लेकिन ठीक है, ये आप तराने ज्यादा है और मतलब जो ग्राउंड पे वर्क है वो कम है। देखिए नए आदल सुने, हमारे पास सही जेन्युइन ईमानदार, यहाँ पे एक्चुअली ऑनेस्टी की सबसे बड़ी काम है। कहते हैं ना नाम पाकिस्तान लैंड ऑफ प्योर है, यहाँ पे हर बंदा लगा हुआ, फंडिंग पैसे आए, कैसे क्लाइमेट के जहाँ फंड मिले और वैसे उड़ाए। मुझे बताएं आज अगर ऑडिट करें कल, ठीक है बस अब आपको पॉइंट आ गया, अब हमें शो क्लोज करना है, हमें ट्रांसमिशन जो है इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, हमारा टाइम जो है खत्म हो। नाज़रीन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि ऑनेस्टी की बड़ी ज़रूरत है और अपने लिए सबसे पहले हमने खुद काम करना है, फिर कोई दुनिया हमारे बारे में सोचेगी। और ये जो एक कह लें कि नेशनल डिज़ास्टर है, इसमें सबसे पहले तो अपना ख्याल रखें और जो आपके लोग जो मुसीबत में हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश कीजिए। आज के सिचुएशन रूम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।